ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक ऑडियो क्लियर है, तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। आई थिंक ऑडियो क्लियर है। ठीक है जी। तो क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नंबर तभी आएंगे जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में ना जितनी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी किसी भी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थ्योरी देखनी, सुननी और लिखनी ज़रूरी होती है, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको जाना है सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां उसे सब्सक्राइब कर लो, और वहां डेली बेसिस पर कम्युनिटी वाले सेक्शन को जरूर देख लिया करिए। कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो उन क्वेश्चन को जब आप ट्राई करोगे ना, तो आपको यही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। जितने भी क्वेश्चन के आंसर दे पाओ अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगर आप उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वहीं यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उसमें जितनी भी क्लासेस है वो भी देखनी है, और लेटेस्ट वाली जो क्लास होगी वो कम्युनिटी वाले सेक्शन में डाले गए क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन क्लास होगी। ठीक है, वहां से आप एक्सप्लेनेशन देख लेना क्वेश्चन के। और अगर आपको इन क्वेश्चन के एमसीक्यूज पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, और वहां से आप एमसीक्यूज की पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर और टॉपिक की पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ना मिल रहा हो तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए आज की क्लास, आज की सभा शुरू की जाती है। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 11 नवंबर 2024, यानी 11 नवंबर 2024 बेटा आज की तारीख है। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा कंप्यूटर मेमोरी। हमने ना हार्डवेयर वाले चैप्टर के अंदर जो स्टोरेज वाला पार्ट डिस्कस किया था, उस स्टोरेज वाले पार्ट में ना मैंने आपको सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में जानकारी दे दी थी, और बताया भी था कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब सेकेंडरी के बाद रह जाता है प्राइमरी वाला पार्ट। तो प्राइमरी में 2 मेमोरी के नाम आते हैं, रैम और रोम। बट इसके साथ साथ है ना, अगर हम वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स के बारे में भी जानकारी ले लें तो इन पांचों को मिलाकर हो जाता है एक चैप्टर, बन जाता है जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इसीलिए ना कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में रैम और रोम पढ़ा दिए जाते हैं और बाकी मेमोरी भी पढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी, ये शुरू होता है। हेडिंग डालिए कंप्यूटर मेमोरी। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपका जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें भी है ना कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन देखने को मिले। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रैम को लेकर क्वेश्चन, रोम को लेकर, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो बेटा, मैं ना यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा मोटा सा एक टेस्ट टाइप का आपका लेना चाहूंगा, और देखना चाहूंगा कि कितने लोग है ना इन चीजों से अवेयर हैं, कितने लोगों को जानकारी है। तो मैं ना आपके सामने यहाँ मेमोरी के नाम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि ये मेमोरी कंप्यूटर में एज ए हार्डवेयर के रूप में होती हैं या नहीं होती हैं। बस आपको यस और नो में आंसर देना है, क्योंकि जिस मेमोरी का नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा और वो मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में है, तो इसका मतलब हम उन्हें छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बस यही बताना है आपको। ठीक है,
आपने कंप्यूटर के केस में रैम का नाम सुना है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फुल फॉर्म की चिंता मत करना, वो तो पढ़ाते समय जब फिर लिख दूंगा। फिलहाल बस इतना ही बताइए कि कंप्यूटर में रैम का नाम सुना है आपने? जी हाँ। तो ये कंप्यूटर में एज ए हार्डवेयर होती है नहीं? यस और नो में आंसर देना जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर ये रैम कंप्यूटर में एज ए हार्डवेयर के रूप में है तो मैं इसे छू भी पाऊंगा और देख भी पाऊंगा, है ना? तो देखिए बेटा, इसका सही आंसर है यस। कंप्यूटर में ना रैम हार्डवेयर के रूप में ही होती है, और ये बेसिकली कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। तो मैं यहां पर एक शब्द लिखने जा रहा हूं, ऑन बोर्ड मेमोरी। बीते कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ऑन बोर्ड मेमोरी कौन सी होती है। ऑन बोर्ड का मतलब होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई। तो जैसे रैम रोम की बात करें, है ना, इन सब ये ज्यादातर मेमोरी जितनी भी हैं वो सब कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ही लगी हुई हैं, ठीक है ना? तो ऑन बोर्ड शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मदरबोर्ड भी कहा जा सकता है। मदरबोर्ड कह दो या पीसीबी कह दो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ना रैम कुछ इस तरीके से लगी होती है। एक ग्रीन कलर की प्लेट होगी, ठीक है, और उस ग्रीन कलर की प्लेट पर आईसी चिप लगी होती है कुछ इस तरीके से। आईसी चिप ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना? तो इस तरीके की आईसी चिप लगी होती है एक ग्रीन कलर की प्लेट के ऊपर, और ये ग्रीन कलर की प्लेट कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है ना? इसलिए ये ऑन बोर्ड मेमोरी भी कहलाएगी, और ये हार्डवेयर भी है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। क्या रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में एज ए हार्डवेयर के रूप में होती है? क्या मैं इसे छू सकता हूं, देख सकता हूं? बताइए। तो आंसर है जी हाँ। रीड ओनली मेमोरी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ही लगी होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है? और एक सिंगल आईसी चिप के रूप में। ये बात समझ में आ गई सभी को? इज दैट क्लियर? यानी रीड ओनली मेमोरी को है ना एक आईसी चिप के रूप में इस तरीके से हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ देखेंगे, और हम इसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आता है अगला नाम, जिसे कैशे मेमोरी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि क्या कैशे मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अवेलेबल होती है? तो बेटा इसका सही आंसर है यस। कैशे मेमोरी नाम की मेमोरी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर होती है, और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी आईसी चिप के रूप में। ये दोनों कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई हैं। आप बोलेंगे दोनों मतलब? कैशे मेमोरी तो कैशे मेमोरी होती है, दो शब्द दो क्यों बना दिया आपने? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि कैशे मेमोरी के केस में ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कैशे मेमोरी अकेली एक कैशे मेमोरी नहीं होती है। इसमें बेसिकली तीन नाम होते हैं, L1, L2 और L3। ये ध्यान रखना, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है ना। यहां पर लिख भी देता हूं, L का मतलब है यहां पर लेवल। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है ना तीन कैशे मेमोरी होती हैं, लेवल 3 क्या, लेवल 1 कह दो, लेवल 2 कह दो, लेवल 3 करके। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में टोटल मिला के तीन कैशे मेमोरी का जिक्र होता है। अब यहां जो आपको आईसी चिप दिखाई दे रही है बेटा, ये होती है लेवल 3 कैशे मेमोरी के नाम से, और ये जो दिख रही है ये होती है लेवल 2 कैशे मेमोरी के नाम से। तो फिर L1 कैशे मेमोरी यानी लेवल 1 कैशे मेमोरी कहां पर है? तो बेटा ये ध्यान रखिए, लेवल 1 यानी L1 कैशे मेमोरी हार्डवेयर के रूप में नहीं होती है। L1 कैशे मेमोरी को ना तो हम छू सकते और ना ही इसे देख सकते हैं। तो फिर L1 कैशे मेमोरी है ना होती कहां पर है? तो ये मैं आपको जब कैशे मेमोरी पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगी। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है सर L2 और L3 हार्डवेयर होते हैं। हाँ, L2 कैशे मेमोरी और L3 कैशे मेमोरी ये दोनों हार्डवेयर के रूप में यानी आईसी चिप के रूप में और कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी रहती हैं। बट मैं यहाँ लिख दूं, अगर लिखना चाहो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर साइड में, ठीक है? ये यहीं लिख लो, जब कैशे मेमोरी का जिक्र चल रहा है तो यहीं लिख लो, नोट करके लिख लीजिए ये बात। L1 कैशे मेमोरी या L1 कैशे लिख लो केवल, नॉट हार्डवेयर। यानी L1 कैशे मेमोरी को ना तो आप कभी छू सकते और ना ही देख सकते। तो ये होती कहां पर है ये मैं आपको आगे पढ़ाते समय बता दूंगा, ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई? ठीक है।
बट अगर हमसे ये पूछा जाए कि कैशे मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है, तो आंसर तो यस ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि L2 और L3 कैशे मेमोरी तो हार्डवेयर होती हैं जिनको छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है। इसके बाद है ना एक और मेमोरी का जिक्र होता है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी को है ना हिंदी में कहा जाता है बेटा आभासी मेमोरी, जिसका होने का आभास होगा बट वो रियल में ना हो, तो ऐसी मेमोरी को आभासी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी के नाम से बोला जाता है। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रियल में होगी ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा नो। यहां पे इसके आगे लिख लेना नो। यानी कि वर्चुअल मेमोरी नाम की कोई भी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में ऐसे हार्डवेयर के रूप में नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई ना? तो हम वर्चुअल मेमोरी को कभी छू सकते हैं और ना ही कभी देख सकते हैं, तो फिर इसका भी कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट होता होगा। हाँ, वो मैं आपको जब वर्चुअल मेमोरी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कहां पर होता है। और लास्ट में एक नाम आता है, दैट इज रजिस्टर। क्या रजिस्टर भी कंप्यूटर में एक मेमोरी के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं? तो आंसर है जी हाँ। अब आप बोलेंगे सर ये रजिस्टर, आप उन्हीं रजिस्टर्स की बात कर रहे हो क्या जो आपने सबसे पहले वाले चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले चैप्टर में समझाए थे, रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर? जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंचे, मैं उन्हीं रजिस्टर्स की बात कर रहा हूं। जो लोग ये मेरी बात नहीं समझ पाए, इसका मतलब वो क्लास नहीं देख रहे हैं और शुरुआत से उन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस देखना ज़रूरी है और शुरू से ही क्लास देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लासेस है ना आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आगे वाली क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट के नाम लिए जाएंगे, वो पिछली क्लासेस में होते हैं, तो इसलिए शुरू से देखना ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि सबसे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में समझाया था, मैं उन्हीं रजिस्टर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो रजिस्टर है ना यहाँ पर क्या हार्डवेयर के रूप में होते हैं? तो आंसर है बेटा नो। ना तो हम रजिस्टर्स को कभी छू सकते और ना ही देख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तब तक मैं एक कंक्लूजन बता दूं आपको कि अगर है ना आप एज ए हार्डवेयर के रूप में देखें तो रैम है, रोम है और कैशे मेमोरी भी है, बट कैशे मेमोरी में L2 और L3 बस दो नाम आएंगे। L1 कैशे मेमोरी हार्डवेयर नहीं होती है, बाकी वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर्स भी हार्डवेयर के रूप में नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बाकी है ना अगर नोट करने का मन ना हो तो मैंने पहले भी बताया आपको, दोबारा दोहरा देता हूँ। कंप्यूटर मेमोरी नाम से कंप्लीट क्लास पीडीएफ जिसमें बिल्कुल एज इट इज ही लिखा हुआ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो। ठीक है? और लिखने का मन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। एक बच्चे ने लिखा है सर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा? क्वेश्चन यही बनेगा जैसे मैं यहाँ पर ढेरों क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे बताइए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, या ऐसे पूछ लूंगा कि कैशे मेमोरी ऑन बोर्ड मेमोरी है या नहीं, बताओ। मैं अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं कि कैशे मेमोरी ऑन बोर्ड मेमोरी होती है नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ सभी लोग। एक बच्चे ने ना लिखा है कि सर बोर्ड पर क्या हो रहा है, मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। ये जो क्लास है ना चल रही है, ये तो मैं खुद भी अपने मोबाइल फोन में चला के देखता रहता हूँ, ये तो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। सारी मेमोरी के नाम आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ी, क्योंकि कैमरे की ब्राइटनेस की वजह से। प्रॉपर चलते हुए भी दिख रहा हूँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। बेटा जिनके भी है ना मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वो मोबाइल में या कंप्यूटर में दिक्कत होगी या उनके इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत होगी। बेटा मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक जा रहा है, मेरा तो इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक है, हमारा स्टूडियो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, तो फाइनली है ना अब एक एक करके ना सारी मेमोरी के बारे में समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, आराम से देखते रहिए, सुनते रहिए और 10 में से 10 नंबर पक्के करिए अपने। आपके शरीर पर, आपकी
बॉडी पर है ना दिल्ली पुलिस की वर्दी आ जाएगी, मजा ही आ जाएगा। चलो, तो फाइनली है ना हम है ना स्टार्ट करेंगे रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। बाकी देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी के और भी कई सारे सिनोनिम्स यानी कि नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या रैम को मेन मेमोरी कहा जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम अपने कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कह सकते हैं। तो मुख्य मेमोरी कहने का मीनिंग क्या है? मुख्य मेमोरी कहने का मतलब होता है बेटा कि ये हमारे कंप्यूटर के का जो दिमाग है यानी कि सीपीयू है, उस सीपीयू को है ना डाटा उपलब्ध कराने का काम कर रही है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, कह रहा मेन मेमोरी सीपीयू को डाटा दे रही है तो ये मुख्य मेमोरी कहलाएगी। है, यही मेन बात है। ये कुछ उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे हमारे घर में जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है पिताजी, डैडी। अब मान लो उनको है ना कोई बात बतानी है, वो थोड़े मान लो सख्त स्वभाव के हैं, हो सकता है थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हो या सख्त स्वभाव के पिताजी हैं। ऐसा हर फैमिली में देखने को नहीं मिलता, बहुत सारे फैमिली में ना डैडी बहुत कूल भी होते हैं, है ना, अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक भी रहते हैं, बट किसी किसी परिवार में मान लो डैडी थोड़े सख्त है, ऐसा मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि डैडी थोड़ा सख्त हैं तो बच्चे डायरेक्टली डैडी से कोई बात नहीं बोल पाते हैं, तो फिर किससे बोले हैं? माता जी से। तो माता जी है ना डैडी को है ना सारी बात बता देती हैं पिताजी को कि हाँ जी ऐसे ऐसे बात है, ये काम होना है, ये नहीं होना, ये होना है, सब सारा गाइडलाइन वो दे देती हैं। यानी कि अगर पिताजी तक कोई बात पहुंचनी है तो कौन पहुंचा रहा है? माता जी। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि हमारे कंप्यूटर के डैडी हैं सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहा जाता है, और उसको डाटा कौन देता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डायग्राम मैंने कई बार आपको बना के दिखाया है, लास्ट तक बनाते रहेंगे इसको। हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा कहाँ पर स्टोर है बेटा? हार्ड डिस्क में, यानी कि कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज में, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क से जब डाटा आगे बढ़ेगा तो कहाँ पहुंचता है? रैम, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में। और रैम ही वो मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर के दिमाग यानी कि सीपीयू को डाटा उपलब्ध कराती है। किस रूप में? इनपुट के रूप में। सीपीयू के द्वारा क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है, और ये आउटपुट जनरेट करता है जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देगा। तो सीपीयू जो कंप्यूटर का दिमाग है, इसे कौन डाटा दे रहा है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसलिए है ना हम अपने कंप्यूटर, जैसे सीपीयू को तो कंप्यूटर का ब्रेन कह देते हैं, और रैम को है ना माता जी कह रहा हूं, मतलब रैम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कह देते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके अलावा और भी कोई नाम हो सकता है? हाँ, रैम को है ना प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी बोला जा सकता है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहां पर यही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। तो ऑप्शन पर लिखा था रैम। जिन बच्चों ने आंसर टिक कर दिया उनका 1 नंबर पक्का हो गया। बट ये भी ध्यान रखना बेटा, आंसर रोम भी हो सकता था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर की जो मेन जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो होती हैं, रैम और रोम दोनों। कुछ लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर की पीडीएफ में इसका आंसर आपको गलत देखने को मिल सकता है, और कुछ लोकल राइटर्स के एमसीक्यूज में भी ये आंसर गलत दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी है वो दोनों ही होती हैं, रैम और रोम दोनों, क्योंकि दोनों की ही आवश्यकता हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होती है। और कोई नाम हो सकता है रैम का? जी हाँ, हम इसको है ना वॉलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी, क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर हम कंप्यूटर की रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देना बंद कर दें तो ये क्या कर देगी? अपना डाटा लॉस कर देगी, यानी पावर गॉन, डाटा लॉस। इसीलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, है ना। और कोई नाम हो सकता है? रैम को हम है ना RWM के नाम से भी बोलते हैं। ये RWM का मतलब होता है दैट इज रीड राइट मेमोरी। इसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, ये समझा देता हूं आपको। देखो, हार्ड डिस्क से है ना डाटा जब पहुंचता है रैम के अंदर तो इसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन।
भाई सीधी सी बात है, हार्ड डिस्क से डाटा रैम में जा रहा है, रैम में लिखा जा रहा है या डाला जा रहा है तो उसे राइट ऑपरेशन बोलेंगे। और रैम से डाटा है ना सीपीयू की तरफ भेजा जा रहा है तो इसे रीड ऑपरेशन बोलते हैं। बट कंप्यूटर को जब आप आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे डीपली, सॉफ्टवेयर के लेवल पे पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सीपीयू से भी डाटा वापस रैम की तरफ भेजा जाता है। समझ में आ रहा है? तो फिर से क्या हो जाएगा, ये राइट ऑपरेशन हो जाएगा। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि रैम के अंदर है ना हर समय राइट रीड राइट रीड राइट रीड राइट चलता ही रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। हार्ड डिस्क से भी डाटा रैम में आता रहता है, सीपीयू के पास जाने के बाद फिर से रैम में भी आता रहता है। तो इस तरीके से रैम के अंदर रीड राइट ऑपरेशन होते ही रहते हैं, कब तक, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को RWM यानी कि रीड राइट मेमोरी के नाम से भी बोल देते हैं। समझ में आ गई बेटा? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे का कमेंट में लेना चाहूंगा, जब तक आप नोट कर लीजिए। राधिका डंगी, उन्होंने क्या लिखा है कि सर कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं? ये उतने बच्चे लाइव देख रहे हैं जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा, आपको छोड़ के। आप बोल रहे हैं सर बद्दुआ दे रहे हो। नहीं, बद्दुआ नहीं दे रहा, मतलब सोच रहे हो कि किसी ने ये बात नहीं पूछी कि कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं या नहीं देख रहे। आपका दिमाग किसी अलग ही दुनिया में चल रहा है, मतलब आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तो जिन्होंने ये बात नहीं पूछी मतलब समझ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं। आप कुछ अलग ही डाउट पूछ रहे हैं, मतलब आपका अलग ही दुनिया से अलग ही मामला चल रहा है। अरे बेटा ऐसे मत करो, आप अपने साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? 10 नंबर पक्के नहीं करने क्या? 10 नंबर पक्के कर लो। इधर उधर की बातों में क्यों रहते हो? आप अगर सिंगल बच्चे भी पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो ना, आपको क्या मतलब? आपको वर्दी चाहिए या बाकी बच्चों के लिए वर्दी चाहिए आपको? वाह जी वाह, पांडे जी गजब करते हो पांडे जी। चलो, तो ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। तो फाइनली रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के और भी कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। अब रैम को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि केवल ये नहीं पूछेगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या है बताओ, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं पूछता। वो रैम के बारे में थोड़ा सा और अंदर घुसेगा और पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि रैम में डी रैम और एस रैम क्या चीज होती है। एक बच्चे ने लिखा सर वॉलेटाइल फिर से बता दो। बेटा वॉलेटाइल के ऊपर है ना बहुत लंबा चौड़ा मैंने अच्छे से बताया था, आप पिछली क्लासेस को देख के आया करो। अगर एक ही बात को बार बार पूछोगे तो क्लासेस बहुत बढ़ती जाएंगी। पिछली क्लासेस देखते नहीं हो आप लोग। लास्ट जो क्लासेस हैं सबको देख के तो आओ, ये सब बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, फिर भी नहीं देखते हो। देखो फाइनली है ना, अब हम बात करेंगे रैम के टाइप के बारे में। देखो बेटा, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली हमको दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक है डी रैम और दूसरा एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जो साधारण कंप्यूटर होते हैं, मतलब आपके मेरे जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनको है ना उनके अंदर कौन सी रैम लगी होती है? अरे भैया सर वॉलेटाइल मेमोरी एक और बार समझा दीजिए ना प्लीज। ये ना क्यों लगा देते हो क्लास के बाद, वो कमेंट के बाद में? चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ वॉलेटाइल का क्या मतलब है। बट बेटा देखो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक है ना पिछली क्लासेस को आप देख के नहीं आओगे, आगे की क्लासेस में आने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरी हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लास्ट की जितनी क्लासेस मैंने अभी तक कराई हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लीज आगे लाइव क्लास में मत आइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता, आप केवल केवल टाइम खराब करवा रहे होते हो और कुछ नहीं है। क्योंकि हर एक पॉइंट को ना पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से डीपली मैं डिस्कस कर चुका होता हूं, फिर भी आप बार बार दोहरवा रहे हो, रिपीट करवा रहे हो। वॉलेटाइल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी भी मेमोरी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देना बंद कर दें और वो मेमोरी अगर डाटा लॉस कर देती है तो ऐसी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई मेमोरी ऐसी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई दो या मत दो, उसका डाटा खुद से है ना अगर डिलीट नहीं होगा
है ना, हो सकता है जब आप चाहें, बट खुद से डिलीट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जाने से, तो उसे वॉलेटाइल, उसे नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल भी बताया था कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, और जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि अगर अचानक बिजली चली जाए कंप्यूटर की, ये बंद कर दो, तो इनका डाटा अपने से लॉस्ट नहीं होता है। समझ में आ गई बात? चलो देखो, हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि हमारे नॉर्मल जो साधारण कंप्यूटर्स होते हैं, आपके पास मेरे पास, इन सभी के अंदर है ना डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई आती है। तो मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है बेटा, हिंदी में है ना इसको सामान्य कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक, और एक शब्द यहां पर और भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, दैट इज कॉमर्शियल कंप्यूटर्स। कॉमर्शियल कंप्यूटर, कॉमर्शियल कंप्यूटर समझते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है वाणिज्यिक। यानी ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनको मार्केट में खरीदा व बेचा जा रहा है। कोई बेचने के लिए बैठा है और आप खरीदने के लिए बैठे हो, तो ऐसे कंप्यूटर्स को वाणिज्यिक या कॉमर्शियल कंप्यूटर कहते हैं। तो उसमें सभी में ना आपको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई देखने को मिलेगी। अब इसमें यह ध्यान रखना बेटा कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी रिफ्रेशिंग मेमोरी कहलाती है। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा समझिए। पहला क्वेश्चन तो है ना ये भी पूछ सकता है कि बताओ हमारे कंप्यूटर में ना रिफ्रेशिंग मेमोरी किसे कहते हैं, तो आंसर टिक कर देना डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिफ्रेशिंग जो आप अपने कंप्यूटर में करते हैं ना, ये किससे संबंधित होता है, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली है ना, मैं आपको एक बार एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ही बता देता हूं, जिसमें यह पूछा गया कि बताओ कि कंप्यूटर में जो रिफ्रेशिंग आप करते हो, है ना, वो किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंधित होता है। तो अगर ऑप्शन में ना रैम दे रखा हो तो ये सही आंसर है। कंप्यूटर में जो आप बार बार है ना माउस से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, या फंक्शन की F5 दबा दबा के रिफ्रेश करते होंगे, जिनके पास कंप्यूटर उन्हें पता होगा, तो वो है ना रैम से संबंधित होता है। बट हमें पता चला कि रैम में है तो दो नाम होते हैं, डी रैम और एस रैम। तो फिर कौन सी रैम से, तो अगर रैम लिखा हो तो ठीक है, बट अगर रैम की जगह डी रैम लिखा हो तो फिर ये वाला आंसर सही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रिफ्रेशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी कहलाएगी। यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें रिफ्रेश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? अब सुनिए जरा ध्यान से, हम अपने कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं, हाँ करते हैं। कब और क्यों? तो ज्यादातर लोग यही आंसर देंगे, सर हम अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तब रिफ्रेश कर लेते हैं, या जब हम अपने कंप्यूटर को चला रहे होते हैं तो बीच बीच में रिफ्रेश करते रहते हैं, या हम कंप्यूटर को बंद करने वाले होते हैं उससे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। बट क्या वाकई में इस जगह रिफ्रेश करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। देखो कंप्यूटर को ऑन करते समय ही जो बच्चे हैं ना रिफ्रेश करना शुरू कर देते हैं, माउस से राइट क्लिक किया, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, या फिर है ना फंक्शन की F5 दबाते जा रहे हैं, रिफ्रेश करते जा रहे हैं, तो उसका है ना बिल्कुल इतना सा भी लॉजिक नहीं होता है वहां पर रिफ्रेश करने का। बस ये समझ लो आदत पड़ गई है तो करे जा रहे हैं। या फिर है ना जब किसी से सुन लिया या देख लिया हमने कि है ना वो सामने वाला व्यक्ति रिफ्रेश कर रहा था कंप्यूटर को, तो हम भी करने लग गए। या फिर हमने पूछा ये रिफ्रेश क्यों कर रहे हो कंप्यूटर को, तो उसने कहा करते रह रहा हूँ, बढ़िया मजा आता है, तो हम भी मजा ले रहे हैं वो। तो बाकी मैं मतलब रियल में ये तो पता होना ही चाहिए ना कि रिफ्रेश अगर हम अपने कंप्यूटर को कर रहे हैं तो क्या रिफ्रेश हो रहा है। तो इसका सही आंसर है बेटा रैम रिफ्रेश हो रही होती है। सुन लिया ध्यान से? फिर से सुन लो कि जब जब जितनी बार भी आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो तो कंप्यूटर में क्या रिफ्रेश हो रहा है, तो आंसर है रैम। तो क्वेश्चन बनेगा रिफ्रेशिंग किससे संबंधित है, तो आंसर है रैम। बट अगर सपोज दैट रैम ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा है कि रैम में भी कौन सी रैम से, डी रैम से, क्योंकि जो स्टैटिक रैम होती है उसमें रिफ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, तो इसका भी लॉजिक मैं समझा देता हूं आपको। एक्चुअली ये जो डी रैम है ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक विशेष प्रकार के हार्डवेयर पर आधारित होता है, और उस हार्डवेयर को कहते हैं बेटा कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, जिसको हिंदी में संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर है ना, आप ऐसे समझ लो ये है एक डब्बा, ठीक है, और ये मान लो यहां पर ये है हमारी डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है बेटा, अब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब सिग्नल आता है ना, या डाटा आता है, डाटा कह दो सिग्नल कह दो एक ही बात है,
तो जब हार्ड डिस्क से सिग्नल आ रहा है या डाटा आ रहा है ना, तो वो डी रैम में स्टोर होगा। डी का मतलब यहां पर है कैपेसिटर से। डी रैम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कैपेसिटर से होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर है ना वो डाटा या सिग्नल लीक हो जाता है। ये वैसे ही समझ लो जैसे आपके पास है ना प्लास्टिक का कोई गिलास है और है ना उसमें पानी भरा हुआ था, आपने नीचे से उसमें पिन मार दी और जैसे पिन मारी आपने उसमें से लीकेज शुरू हो गया। अब इसे रोकेंगे तो सही है, आप पहले तो उस छेद जो हो गया उसे रोकोगे और फिर जो पानी लीक हो गया उसे दोबारा से भरोगे। तो ये जो काम आप कर रहे हैं ना इसी को कहते हैं रिफ्रेश करना। इसी को कंप्यूटर की भाषा में रिफ्रेशिंग कहा जाता है। यानी जो लीकेज की वजह से लॉस हो गया है ना उसको वापस लेके आना। समझ में आ गई बात? क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो डी रैम के अंदर जो डाटा है ना वो लीक हो गया, निकल गया इसमें से, तो उस केस में ना सीपीयू के पास प्रॉपर तरीके से इनपुट नहीं जाएगा और जब इनपुट नहीं जाता तो प्रोसेसिंग रुकने लगती है और प्रोसेसिंग रुकेगी तो आउटपुट भी जनरेट नहीं होगा। इसी वजह से मॉनिटर स्क्रीन पर आपको प्रॉब्लम दिखाई देने लगेंगी। मॉनिटर पे प्रॉब्लम क्या दिखेगी? मॉनिटर पे प्रॉब्लम ये आ सकती है जैसे कोई एप्लीकेशन है ना चलते चलते रुक जाए, अचानक हैंग हो जाए कंप्यूटर आपका। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो मॉनिटर में दिक्कत नहीं है, वो आउटपुट जो जनरेट हो रहा है ना उसमें दिक्कत है। आउटपुट किसकी वजह से जनरेट होता है? प्रोसेसिंग की वजह से। प्रोसेसिंग किसकी वजह से होती है? इनपुट की वजह से। और इनपुट भेजने वाला कौन है? रैम। इसका मतलब रैम ही कल्प्रिट है, रैम ही कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पैदा कर रही है। और जब दिक्कत का पता लगाया तो पता ये चला कि जो रैम हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका कॉन्सेप्ट कैपेसिटर पर आधारित है और कैपेसिटर चार्ज को या सिग्नल को लीक कर गए हैं। सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन यही था, दो सोल्यूशन बना दिए। एक तो मैनुअली रिफ्रेशिंग का, जो कि आप माउस से राइट क्लिक करके करते हो या फंक्शन की F5 दबा के करते हो, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रिफ्रेशिंग भी होती है। मतलब अपने आप ही रिफ्रेशिंग भी चलती रहेगी। पता है, जैसे एक काम करना, कभी भी आपके कंप्यूटर में ना कोई दिक्कत आए, मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ हैंग हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप दोनों हाथों को लेना और ऐसे करके बैठ जाना। कुछ सेकंड्स में आप देखेंगे अपने आप वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। किस वजह से? ऑटोमेटिक रिफ्रेशिंग की वजह से। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी अपने आप रिफ्रेशिंग हो रही होती है अंदर ही अंदर, आंतरिक रूप से। समझ में आ गई बात? तो देखो, पहली बात तो ये जान लो कि है ना आप अपने कंप्यूटर में जब मन करता है ना और रिफ्रेश करना शुरू कर देते हो, तो वो इससे ऐसा नहीं करना होता है हमें। एक बच्चे ने लिखा है सर स्पीड बढ़ जाती है उससे। अच्छा, कितनी स्पीड बढ़ गई थी? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई थी या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई थी? कितनी स्पीड बढ़ गई थी? या फिर आपने ना 10-20 बार रिफ्रेश कर लिया था कंप्यूटर को, तो जो मार्केट में 1 लाख रुपए का भी कंप्यूटर आता है, पता है? एक का क्यों, 4 लाख का भी आता है। अभी कुछ दिनों पहले मार्केट गया था तो डेल कंपनी का 4 लाख रुपए का लैपटॉप, मैंने कहा बहुत बढ़िया, 4 लाख का लैपटॉप था वो। तो अगर मान लो मेरे पास है ना 20-25-30 हज़ार रुपए का कोई लैपटॉप है और अगर मैं दिन भर बैठ के उसको रिफ्रेश करता रहूं, तो 4 लाख रुपए वाले कंप्यूटर की स्पीड पकड़ लेगा ना वो? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। स्पीड बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। तो अगर स्पीड ही बढ़ रही होती है, अगर आप स्पीड शब्द को ही दिमाग में बैठा के बैठे हो कि रिफ्रेश करने से स्पीड बढ़ती है, तो फिर तो स्पीड बढ़ा लेते हैं हम उस कंप्यूटर की। फिर तो ये कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियां हैं ये प्रोसेसर बना रही हैं नए नए, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, है ना? ये क्यों बना रही हैं? रिफ्रेश से स्पीड बढ़ा लेते हैं। चलो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, मजाक की बात है खत्म। तो देखो, मुद्दे की बात बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब डीप में पूछा गया तो ये पूछ सकते हैं कि डी रैम का कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है, तो आंसर है कैपेसिटर पर। ठीक है, बट इसके साथ एक सर्किट और इस्तेमाल में लाया जाता है जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। भाई रैम हमारी आईसी चिप है या नहीं? ऑब्वियस है, अभी बताया था ग्रीन कलर की प्लेट के ऊपर कई सारी आईसी चिप लगी होती हैं, उसी को पूरे को रैम कहते हैं। तो जहां आईसी चिप होगी वहां पर ये वाला सर्किट जरूर इस्तेमाल में लाया जाता है, ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि रैम के केस में, डी रैम के केस में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर ये दो शब्द आते हैं। कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। रिफ्रेशिंग मेमोरी के साथ साथ है ना रैम को चीपर मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि ये सस्ती मेमोरी भी होती है।
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ये सस्ती मेमोरी है और स्लोअर मेमोरी भी होती है, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ये धीमी मेमोरी होती है। तो बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला लाइन और एक ये वाली लाइन। अब बात ये आती है कि ये जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यानी कि एस रैम, ये कहां लगी होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहां लगी हुई है? और इसमें नॉन रिफ्रेशिंग कैसे हो गया, मतलब कि रिफ्रेश का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा कैसे दिया हमने, वो मैं समझाता हूं। एक बच्चे ने लिखा है सर आज से कंप्यूटर रिफ्रेशिंग बंद। नहीं, बिल्कुल रिफ्रेशिंग बंद मत करना। अब देखो, आपको अगर कोई ऑप्शन दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही उस बात का। देखो, आप अपने कंप्यूटर में कभी भी अगर रिफ्रेश करें तो तब करें जब आपके कंप्यूटर में ना कोई भी प्रॉब्लम दिख रही हो। आप बिलीव नहीं करोगे, करीब सुबह 10 बजे के आसपास मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूं और रात में सब पढ़ाते पढ़ाते सारे काम खत्म करते करते 10 ही बज जाते हैं। तो करीब करीब पूरे दिन में 12 घंटे मेरा लैपटॉप चलता है। मैं बीच में एक बार भी रिफ्रेश नहीं करता, फिर भी चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कंप्यूटर कोई सुपर कंप्यूटर है। वही आपके पास जो है वही मेरे पास है, 30-40 हज़ार की रेंज का। समझ में आ रहा है? तो मैं जब कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे तब रिफ्रेश कर लेता हूं, वरना नहीं करता हूं। ये बात समझ में आ गई बात? चलो, अब देखो इसे भी जल्दी से देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये कहाँ यूज होती है? तो देखो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल में लाई जाती है। स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाएगा विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर प्रणाली। विशेष रूप से बनाई गई कंप्यूटर प्रणाली। समझ में आ गई बात बेटा? तो विशेष रूप से जो कंप्यूटर प्रणाली बनाई गई हुई उसी में ना स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल में ना आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज एटीसी, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम। हर एक एयरपोर्ट पर एक एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम। दिल्ली में भी अगर आप आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी है, सभी जगह होता है एयरपोर्ट पे। अब वहां जो एटीसी सिस्टम है ना, उसी जगह से सारी फ्लाइट्स का डेटा मेंटेन करते हैं। वहां जो इंजीनियर्स बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि कौन सी फ्लाइट उड़ के जा रही है, टेक ऑफ कर रही है, कौन सी लैंड कर रही है ना, कौन सी फ्लाई जोन के ऊपर से उड़ के जा रही है। ये सारा डाटा रडार सिस्टम होता है, उसके थ्रू मेंटेन किया जाता है। वो डाटा भेजता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर पर देख कर ये लोग काम करते रहते हैं। अब सपोज दैट कि अगर वहां के लगे हुए जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएं, हैंग करने लग जाएं, कुछ एप्लीकेशन खुल नहीं रही है, चलते चलते एप्लीकेशन हैंग हो रही है, तो वहां तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से वहां विशेष प्रकार की रैम लगाई जाती है कंप्यूटर में, जिनको स्टैटिक रैम कहते हैं। तो ये कैसे स्पेशल बन गई, तो ये नोट कर लेना कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बनाने के लिए ना एक विशेष प्रकार के सर्किट्स बनाए गए हैं, जिनको फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप्स, जैसे यहाँ कैपेसिटर नाम है ऐसे यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप नाम है। इनको अगर आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया यानी कि डाटा दे दिया तो ये अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं, ये लीक नहीं करते उसको। दूसरा ये शब्द भी जरूर आएगा यहाँ पर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि डी रैम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर पर आधारित है, और एस रैम का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर पर आधारित है। बाकी मैंने यहाँ लिखा था उसे नीचे लिख देता हूँ कि ये जो मेमोरी है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नॉन रिफ्रेशिंग है। यानी जब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रही है तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों है? नहीं है। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से रिफ्रेशिंग कौन सी है और नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी कौन सी है। दूसरा, जब ये कॉन्सेप्ट बेहतर कर दिया गया तो फिर ये मेमोरी कॉस्टली मेमोरी बन गई, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ये महंगी मेमोरी होती है। कैसी? महंगी। और जब कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है तो स्पीड अपने आप आ जाती है, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ये फास्ट भी होती है, तेज भी होती है। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी बस इतना ही काफी है। रैम के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहां से उठाता है? रैम से उठाता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के दो मेनली टाइप थे, डी रैम और
एस रैम। सही है सर। रैम कौन सी कंपनी की बेस्ट आती है? बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पहुंच गए। पहले पढ़ लो, थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ लो, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी की रैम बढ़िया आती है या रैम कितने प्राइस की आती है, ऐसे कभी नहीं आएगा। ये सब चीज़ें बाद में पूछा करो या व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो पर्सनली, अगर आपको रैम खरीदनी है तब ऐसे पूछा करो। क्लास में केवल उतनी बातें होनी चाहिए जितनी रेलिवेंट हैं। नॉर्मल बातें तो क्लास के एंड में करो या व्हाट्सएप पे पूछ लो। बात समझ में आ गई? चलो तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास को है ना मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं रीजन ही बता देता हूं आपको। ठीक है, रीजन ये है कि मतलब कोई गेस्ट आने वाले हैं, वो मेरे पास है ना 2 बार कॉल आ गई है। ठीक है सर, सिंगल डाटा रेट डबल डाटा रेट क्या होता है? चलिए जल्दी से बता देता हूँ। ये जो डी रैम है ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, भाई रैम के 2 टाइप बताए थे ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो डी रैम वाला टाइप जो होता है, इसी के अंदर आते हैं ये नाम। यानी शुरुआत में जो डी रैम आती थी उसको बोलते थे एस डी आर डी रैम। फिर रैम को और एडवांस कर दिया गया तो उसका नाम आ गया फिर डी डी आर, डी रैम। ठीक है, यही नाम चल रहा है ऐसे करके। अब जो डी डी आर है ना, उसमें भी कई सारे वर्जन आ गए हैं। जैसे डी डी आर के बाद आ गया डी डी आर टू, डी डी आर थ्री आ गया, डी डी आर फोर आ गया, डी डी आर फाइव आ गया, ऐसे नाम बढ़ते जा रहे हैं। ये वैसे ही समझ लो जैसे एप्पल का फोन नहीं आता, एप्पल का फोन अभी एप्पल 16 चल रहा है, तो कुछ नई चीज लेके आए होंगे ना, एडवांस चीज। एप्पल 15, एप्पल 14, एप्पल 13, एप्पल 12, एप्पल 11। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ हाई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। उसी तरीके से ना ये रैम के एडवांस पार्ट है, जिसमें एस डी आर को बोलते हैं सिंगल डाटा रेट। अगर पूछ भी लिया जाए कि एस डी आर की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको सिंगल डाटा रेट कहते हैं। और डी डी आर पूछा जाए तो इसको डबल डाटा रेट कहते हैं, डबल डाटा रेट। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो जितना है ना, जितना आगे की तरफ हम जाएंगे डीडीआर में, है ना, वो ज्यादा डाटा भेज रही है सीपीयू को। जैसे DDR5 की बात करेंगे तो ये ज्यादा डाटा भेज रही होगी सीपीयू को। ठीक है, ऐसे होता है। चलो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलूंगा। बाकी कुछ लोगों के कमेंट्स में देख रहा था बट मैं डिस्कस नहीं कर पाया, वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, तो 2 बार कॉल आ गई है, कुछ रिलेटिव्स आने हैं तो उनको रिसीव कर लो फिर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलूंगा और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और बाकी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।